हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में पिछले लेक्चर वीडियो में हमने देखा था जावा का हिस्ट्री और जावा का फीचर। आज हम लोग उसी चैप्टर 2 में जो नया टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका डिफरेंस जावा एंड डिफरेंस बिटवीन जावा एंड सी प्लस प्लस। जावा कैसे डिफर है सी और सी प्लस प्लस से। तो हमारा हेडिंग है आज का हाउ जावा differs from C and C प्लस प्लस। C और C प्लस प्लस से कैसे ये अलग है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जावा और C के बीच में क्या डिफरेंस है। जावा एंड C के बीच में क्या डिफरेंस है। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो था उनके और जावा के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम पहला देखते हैं। तो ये सब थ्योरी पार्ट है, ये सब मैं लिखते चले जा रहा हूँ, आप अपने नोट कॉपी में लिखते चले चलिए देख देख कर। पहला जो पॉइंट है आपके पास वो है जावा डज नॉट इंक्लूड द सी यूनिक स्टेटमेंट कीवर्ड्स साइज ऑफ एंड टाइप डेफ। ये दो कीवर्ड जो आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल थे, इन दोनों कीवर्ड को आपका जावा सपोर्ट नहीं करता है। अब ये जो दो कीवर्ड थे ये आपको पता ही होंगे किस पर्पस के लिए यूज होता था। तो साइज ऑफ और टाइप डेफ, आपका पहला जो साइज ऑफ कीवर्ड था वो फाइंड करने के लिए होता था कि जो भी हम लोग मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं उस मेमोरी का साइज कितना है ना। 2 बाइट है, 4 बाइट है, 8 बाइट है। तो मेमोरी का साइज और टाइप डेफ ये पता करने के लिए यूज होता था कि जो मेमोरी हमने बनाया है उसका टाइप क्या है, वो इंटीजर टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है और फ्लोट टाइप है या किसी अनदर डेटा टाइप से रिलेटेड है। तो ये दोनों कीवर्ड हमारे पास जावा में अवेलेबल नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, वो है जावा डज नॉट कंटेन द डेटा टाइप्स struct and union। ये दो कीवर्ड को भी ये जावा सपोर्ट नहीं करता है, स्ट्रक्ट और यूनियन। स्ट्रक्ट और यूनियन आपको पता होगा, अगर सी प्रोग्रामिंग पढ़े होंगे तो वहाँ हम लोग स्ट्रक्चर और यूनियन का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, है ना। स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे, लगभग थोड़ा सिमिलर है क्लास से हम बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर भी क्या करता था, डेटा मेंबर और मेंबर को एक ब्लॉक के अंदर डिफाइन करता था, स्ट्रक्चर क्रिएट करता था, ठीक है। डेटा मेंबर्स का, है ना, अलग अलग डिफरेंट डेटा मेंबर्स को एक यूनिट के अंदर कंबाइन करने का काम करता था। और यूनियन भी सेम वर्क करता था, बट दोनों में डिफरेंस क्या था कि स्ट्रक्चर हर डेटा टाइप के लिए अलग अलग सेपरेट मेमोरी असाइन करता था, जबकि यूनियन क्या करता था, जो उसके पास सबसे बिग साइज का डेटा मेमोरी होता था वो मेमोरी ही सबके साथ शेयर कर देता था। तो ये दोनों था हमारे पास सी में, बट जावा में ये दोनों अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है जावा डज नॉट डिफाइन द टाइप मॉडिफायर। जावा डज नॉट डिफाइन द टाइप मॉडिफायर्स कीवर्ड्स कौन कौन से कीवर्ड, ऑटो, एक्सटर्न, है ना, रजिस्टर, साइंड एंड अनसाइंड, है ना। तो इन सभी कीवर्ड्स को जावा आपका मॉडिफायर्स को जावा क्या करता था, सपोर्ट नहीं करता है, जो कि सी में थे, ऑटो, एक्सटर्न, रजिस्टर,
है ना। साइंड अनसाइंड रजिस्टर कीवर्ड, ये आपका किस लिए यूज होता था, तो रजिस्टर कीवर्ड यूज होता है टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इनटू द रजिस्टर, यानी कि सीपीयू में जो रजिस्टर होते हैं उसमें डेटा को डायरेक्ट स्टोर करने के लिए यूज होता है। साइंड अनसाइंड हमारे साइंड बिट और अनसाइंड बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। तो ये सारे कीवर्ड्स हमारे जावा में अवेलेबल नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है जावा डज नॉट सपोर्ट एन एक्सप्लिसिट पॉइंटर। जावा डज नॉट सपोर्ट an explicit pointer type, an explicit pointer type। पॉइंटर टाइप क्या था, एक पॉइंटर हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है सी और सी प्रोग्रामिंग में, सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, जिसका यूज हम करते हैं टू गेट द एड्रेस, ओरिजिनल एड्रेस है ना, ऑफ द गिवन मेमोरी और गिवन वेरिएबल। जो भी वेरिएबल हमने बनाया उस जिस मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके ओरिजिनल एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हम पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज करते थे। तो वो हमारा कॉन्सेप्ट हमारे पास जावा में अवेलेबल नहीं है। इससे हमको बेनिफिट है बिकॉज पॉइंटर का कॉन्सेप्ट कहता था कि आप ओरिजिनल एड्रेस एक्सेस कर सकते हैं, और एक बार अगर आपको ओरिजिनल एड्रेस मिल गया तो उसका टेम्प्रोरी नेम यानी एड्रेस, जो हम इंट एन लिखे तो एन इज अ टेम्प्रोरी एड्रेस है ना, तो वो अगर कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम ओरिजिनल एड्रेस के थ्रू उसके डेटा को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को जावा ने रिमूव कर दिया कि आप किसी भी मेमोरी के एड्रेस को एक्सप्लिसिट टर्म में एक्सेस नहीं कर सकते हैं, है ना। इससे क्या हो गया, मेमोरी हमारा हाइड हो गया, मेमोरी के हम परमानेंट एड्रेस को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ओरिजिनल एड्रेस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिक्योर हो गया डेटा। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है जावा डज नॉट हैव प्री प्रोसेसर। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट अब हम नहीं लिख रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, है ना। जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि जावा डज नॉट हैव ए प्री प्रोसेसर एंड देयरफॉर वी कैन नॉट यूज हैश डिफाइन, हैश इंक्लूड एंड हैश इफ डेफ स्टेटमेंट्स। अब जावा में हमारे पास प्री प्रोसेसर का कोई कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है। जैसे हमारे पास क्या था, सी और सी प्रोग्रामिंग में प्री प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट होता था। प्री प्रोसेसर का काम था कि जो प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स हैं, है ना, उनको एग्जीक्यूट करवा देना पहले, ताकि हमारे प्रोग्राम में डिफाइंड कीवर्ड्स कंपाइलर को पता चल सके और इधर इंटरप्रेटर को पता चल सके कि वो किस पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो वहाँ पर हम हैश इंक्लूड वगैरह यूज करते थे, तो वैसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास जावा में नहीं है। यहाँ पर एक इंपोर्ट नाम का कीवर्ड है जिसका यूज हम इंपोर्ट करने के लिए करते हैं पर्टिकुलर पैकेजेस को और क्लासेस को, ताकि हम उसके अंदर डिफाइंड मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर सकें और यूज कर सकें। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वगैरह को यूज कर सकें। जैसे हैश डिफाइन, यानी हैश डिफाइन किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए यूज होता था। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज को आपको इंक्लूड करने के लिए यूज होता था। हैश इफ डेफ आपका ऊपर में ही प्री प्रोसेसर में ही किसी कंडीशन को टेस्ट वगैरह करने के लिए। ये मेनली इनका काम होता था कि किसी भी टर्म को प्री प्रोसेस कर देना, कंपाइलर मतलब उसको एग्जीक्यूशन में ट्रांसफ़र करना, पूरे मेरा जो मेन सोर्स कोड है उसको एग्जीक्यूशन में ट्रांसफ़र करने से पहले ही इनके साथ लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट करवा देना। तो ऐसा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जावा में। जावा में क्या होगा, आप किसी भी कोड को पहले एग्जीक्यूट नहीं, उसको आपको हमेशा सोर्स कोड के साथ, अपने कोड के साथ ही एग्जीक्यूट करवाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जावा रिक्वायर्स, सिक्स्थ पॉइंट जो है, सिक्स्थ पॉइंट, जावा रिक्वायर्स दैट द फंक्शंस विथ नो आर्गुमेंट मस्ट बी डिक्लेयर्ड विथ एम्प्टी पैरेंथेसिस एंड नॉट विथ द वॉइड कीवर्ड एज डन इन सी। अब सी में क्या था कि हम लोग जब कोई फंक्शन क्रिएट करते थे तो फंक्शन क्रिएट करते समय अगर हमें उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं ट्रांसफ़र करना है तो उसके आर्गुमेंट वाले पार्ट में वॉइड लिखना पड़ता था, वॉइड नल को रिप्रेजेंट करता था। बट जावा कहता है कि अगर आपको किसी फंक्शन में, मेथड में अगर आपको कोई वैल्यू सेंड नहीं करना है, विदाउट आर्गुमेंट वाला जो अगर फंक्शन बनाना है, तो उसमें आप वहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं, उसको में कुछ नहीं लिखना है, आपको ना वॉइड लिखना है ना अनदर कोई डेटा टाइप्स यूज करने हैं, अगर आपको उसमें कोई भी डेटा ट्रांसफ़र नहीं करना है तो। जावा एड्स न्यू ऑपरेटर सच एज इंस्टांस ऑफ एंड
इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर आपका यूज़ करता है कौन, जावा, ठीक है। एड्स न्यू ऑपरेटर सच एज इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर एक आपका यूज होता है आपके जावा में। नेक्स्ट है जावा एड्स लेबल्ड ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, लेबल्ड ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करता है जावा में। जावा एड्स मेनी फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और जावा क्या करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करता है, और सी हमारा बिल्कुल ही नहीं करता था, C++ करता है, ठीक है। लेकिन सी हमारा बिल्कुल ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं था, वो बिल्कुल ही प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था। तो जावा और सी में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है वो जावा एंड C++। अब जावा एंड C++ में जो डिफरेंस है मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बहुत टाइम लग रहा है, आपको मैं रीड करके बता देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला जो डिफरेंस है जावा एंड C++ में, वो डिफरेंस है जावा डज नॉट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास C++ में ऑपरेटर, जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, एज सेम एज C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग का भी कॉन्सेप्ट है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग मीन्स क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास क्या है, हर ऑपरेटर का एक पर्टिकुलर डेफिनीशन है। जैसे प्लस सिंबल जो होता है, इस प्लस सिंबल का एक पर्टिकुलर डेफिनीशन है हमारे पास कि इसके साथ अगर आप इधर कोई एक वैल्यू रखते हैं, कोई भी वैल्यू 1, और इधर एक वैल्यू रखते हैं वैल्यू 2, तो ये क्या करेगा, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को ऐड करके हमको एक वैल्यू 3 देगा, जो कि सम ऑफ वैल्यू 1 और वैल्यू 2 होगा। अब C++ में एक फंक्शनैलिटी हमको मिला है कि हम ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। जैसे फंक्शन ओवरलोड होता है, फंक्शन ओवरलोड में हम क्या करते हैं, किसी सेम नाम के फंक्शन को, सेम नेम के फंक्शन को हम दोबारा रीडिफाइन कर देते हैं। रीडिफाइन करके पहले वाला जो डेफिनीशन था उसको चेंज कर देते हैं किसी अनदर डेफिनीशन से। तो अब यहाँ पर प्लस का डेफिनीशन है कि 2 वैल्यू को ऐड करेगा। अब C++ में हमको ये फंक्शनैलिटी मिलता है कि आप इसके डेफिनीशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। अब इसको यूज करके आप प्लस का जो डेफिनीशन है 2 वैल्यू को ऐड करना, इसके जगह पे आप इसका डेफिनीशन कुछ भी कर सकते हैं, माइनस भी करवा सकते हैं इसमें, ठीक है। ऐसे नॉर्मली करना नहीं चाहिए बट करवा सकते हैं, माइनस भी करवा सकते हैं वैल्यूज़ के बीच में, स्ट्रिंग को कनकैट कर सकते हैं, और भी बहुत सारा चीज़ है जो आप इसके साथ करवा सकते हैं, है ना, आप इसको ओवरलोड करके। तो इस चीज़ को जावा ने रिमूव कर दिया अपने में। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑपरेटर को ही ओवरलोड कर दीजिएगा तो ऑपरेटर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए जावा ने इस चीज़ को रिमूव कर दिया है। जावा में हम ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जावा डज नॉट हैव टेम्पलेट क्लासेज एज इन C++। की तरह यहाँ पर कोई टेम्पलेट क्लासेज अवेलेबल नहीं है। जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ क्लासेज, दिस इज, है ना। अब यहाँ पर क्या करा, एक इनहेरिटेंस में हम लोग C++ में पढ़ते थे मल्टीपल, मल्टी लेबल, है ना, ये सब, और तो वो उसमें से आपका जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है उस कॉन्सेप्ट को जावा ने रिमूव कर दिया। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता था कि हम एक ही क्लास को बहुत सारे क्लासेस के साथ इनहेरिट कर लेते थे, तो वो उस कॉन्सेप्ट को इसने रिमूव किया और उसके जगह पे इंटरफेस का कॉन्सेप्ट दे दिया कि आप इंटरफेस क्रिएट कर लीजिए अलग से और उसको फिर इम्प्लीमेंट करते चलिए अपने पर्टिकुलर कोड के साथ, ठीक है। जावा डज नॉट सपोर्ट ग्लोबल वेरिएबल्स, और ग्लोबल वेरिएबल्स को भी सपोर्ट नहीं करता है। C++ और C में एक कॉन्सेप्ट था ग्लोबल वेरिएबल का। ग्लोबल वेरिएबल वैसा वेरिएबल होता था जिसको पूरे कोड में कहीं भी कोई भी एक्सेस कर सकता था, पूरे सोर्स कोड में। अब वो सोर्स कोड अलग अलग मेथड में डिवाइडेड भी क्यों ना हो फंक्शन में, फिर भी वो ग्लोबल वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस कर सकता था। ग्लोबल वेरिएबल हम लोग टॉप में हैश डिफाइन का यूज करके डिफाइन कर दिया करते थे और उनको सारे मेथड्स एक्सेस कर लिया करते थे। तो उस कॉन्सेप्ट को जावा ने हटा दिया। जावा ने कहा कि ऐसा कोई ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हम नहीं देंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, सिक्योरिटी हमारा लॉस हो जा रहा है। क्योंकि वैसा अगर कोई वेरिएबल यूज किया जा रहा है प्रोग्रामर के थ्रू तो उसके वैल्यू को कोई भी मॉडिफाई कर देगा, और अगर किसी ने मॉडिफाई किया तो वो मॉडिफाइड वैल्यू सबको रिफ्लेक्ट होने लगेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसका सिक्योरिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। उस वेरिएबल का जो यूज़ है वो पर्पस ही खत्म हो गया। वो क्या है कि अब
कोई भी उसके वैल्यू को चेंज कर रहा है, और अगर एक ने चेंज किया तो सबको रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हटाया, और इसमें हम क्या कहते हैं, क्लास वेरिएबल और लोकल वेरिएबल यानी मेथड वेरिएबल क्रिएट करते हैं। क्लास वेरिएबल, क्लास के मेथड्स जितने भी होंगे वो सब एक्सेस कर पाएंगे, और मेथड्स के वेरिएबल जो बनेंगे वो मेथड्स में ही एक्सेस होंगे, मेथड के बाहर एक्सेस नहीं होगा। और क्लास का वेरिएबल पर्टिकुलर सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस होगा, उस क्लास के बाहर कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हटाया गया, मतलब सॉरी, इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया गया ग्लोबल वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को हटाकर। नेक्स्ट है जावा डज नॉट यूज़ पॉइंटर्स। पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही रिमूव कर दिया गया है जावा में से। सी और सी प्लस प्लस में था वो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट एड्रेस एक्सेस करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को सी जावा ने बिल्कुल ही रिमूव कर दिया। देयर आर नो हेडर फाइल्स इन जावा। जावा में कोई हेडर फाइल्स नहीं होता, ऑलरेडी हमने सी में भी देखा ये चीज़। और जावा हैज़ रिप्लेस्ड द डिस्ट्रक्टर फंक्शन विथ फाइनलाइज फंक्शन। और जावा ने सी प्लस प्लस में जो डिस्ट्रक्टर फंक्शन होता था टू डिस्ट्रॉय द ऑल मेमोरी रिजर्व्ड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना, और डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट, उसके जगह पे उसने फाइनलाइज नाम का एक मेथड इंप्लीमेंट कर दिया। एज सेम एज डिस्ट्रक्टर की तरह ही था, बट ये इसका काम भी इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका फाइनलाइज कर दिया। वो टिल्ड के साइन के साथ जो डिस्ट्रक्टर क्लास डिस्ट्रक्टर मेथड बनता था उसको हटाकर फाइनलाइज यूज कर दिया। फाइनलाइज मेथड को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया गया है पर्टिकुलर क्लास के लिए, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू रिजर्व सारे मेमोरी को हम उससे फ्री करके डीएलोकेट करके उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो सेम एज डिस्ट्रक्टर की तरह ही काम करता है, बट यहाँ पर क्या है कि हमने उसको रिमूव कर दिया, डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट। डिस्ट्रक्टर के लिए जो डिस्ट्रक्टर क्लास टिल्ड साइन के साथ बनाते थे वो हटाकर उसके जगह पर फाइनलाइज का कॉन्सेप्ट यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो ये था जावा एंड सी प्लस प्लस के बीच में डिफरेंस। अब नेक्स्ट है जावा एंड इंटरनेट। आपको पता ही है कि जावा ने हमारे इंटरनेट के वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस लाए बिकॉज ऑफ एप्लेट एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, एप्लेट प्रोग्रामिंग का यूज़ करके इसने वेब पेजेस को डेवलप करने में सहूलियत प्रदान की, और इसका जो एक फीचर था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का, उसके कारण इसके थ्रू बनाए गए वेब पेजेस या प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस किसी भी अनदर प्लेटफॉर्म पर इजीली एग्जीक्यूट होने लगे। तो इससे क्या हुआ कि हम वेब पेजेस को इंटरनेट की दुनिया में अब हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को एक जगह स्टोर करके एक सिस्टम पर डेवलप करके उसको सभी के सिस्टम पर शेयर करवा सकते हैं थ्रू द इंटरनेट, और वो उस सिस्टम पर भी एक्सेस होगा एज इट इज़ जैसे हमारे सिस्टम पर हमने डेवलप किया है। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर था जावा ने इंटरनेट के दुनिया में एप्लेट के थ्रू और अपने एक फीचर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के थ्रू इसने बहुत अच्छा योगदान दिया। तो ये था हमारा जावा एंड इंटरनेट। वेब ब्राउज़र्स आपको मैंने शुरू में बताया था पिछले लेक्चर वीडियो में कि 3 तरह के वेब ब्राउज़र इसके थ्रू डेवलप किए गए, हॉट, जावा, नेटस्केप नेविगेटर और इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि एप्लेट के कोड को ईजिली एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो आपको करना क्या होता था कि इन सभी ब्राउज़र्स को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद आप इंटरनेट सर्फिंग कीजिए और एप्लेट के थ्रू, जावा के थ्रू जो बनाया गया है वेब पेज या वेबसाइट उसको एक्सेस कीजिए, और वो आपके सिस्टम में भी एग्जीक्यूट होगा कोई बिना किसी एरर के। तो ये था हमारा वेब ब्राउज़र्स के बारे में। नेक्स्ट है जावा सपोर्ट्स। जावा क्या क्या सपोर्ट करता है, इंटरनेट कनेक्शन में भी काम करता है, वेब सर्वर्स, वेब ब्राउज़र, HTML, एप्लेट टैग, जावा कोड, इन सभी चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। बाइट कोड, प्रॉक्सी सर्वर, मेल सर्वर, इन सभी चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है जावा इन्वायरमेंट। जावा इन्वायरमेंट में क्या है, JDK, जो हम बार बार आपको बोलते आ रहे हैं, JDK जावा डेवलपमेंट किट। जावा में क्या क्या, जावा इन्वायरमेंट इंक्लूड्स लार्ज नंबर ऑफ डेवलपमेंट टूल्स एंड हंड्रेड्स ऑफ क्लासेज एंड मेथड्स। अभी हमने बताया कि बहुत सारे क्लासेज और मेथड्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड हैं हमारे पास जावा में। हमें बहुत सारे टर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए खुद से मेथड नहीं बनाना है, या उसके लिए हमको ओवर हेड नहीं लेना है, हमको ज़्यादा उसके लिए हेडेक नहीं लेना है। वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड या प्री क्रिएटेड अवेलेबल हैं, हमको उनको यूज़ कर लेना है बस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको किसी का पावर निकालना है 2 नंबर का, तो उसके लिए पावर नाम का एक POW नाम का एक मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको यूज़ करके पावर कैलकुलेट कर सकते हैं बिटवीन द
2 नंबर्स, ठीक है। इसी तरह साइन है, कॉस है। इसी तरह आप आगे जाके जब एप्लेट पढ़िएगा, एप्लेट में भी बहुत सारे ऐसे क्लासेस अवेलेबल हैं जिनके अंदर प्री डिफाइंड मेथड्स अवेलेबल हैं, जिनको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने कोडिंग को ईजी बना सकते हैं। और JDBC कनेक्शन, जहाँ पर हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्शन करते हैं, तो कनेक्शन के लिए हमको पूरा का पूरा कोड नहीं लिखना है, सिंपल सा 2-4 लाइन का कोड वहाँ पर होता है JDBC कनेक्शन के लिए, क्योंकि उस कनेक्शन को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह जो भी होगा, जो भी वहाँ पर मेथड्स अवेलेबल है, वो सब कुछ हमारा प्री डिफाइंड है, हम बस उनको यूज़ करते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे, तो ये सब जो क्लासेज और मेथड्स डेवलप करके जिसमें रखे गए हैं, उसको हम बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट। द डेवलपमेंट टूल्स अ पार्ट ऑफ सिस्टम नॉन एज जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है, JDK। एंड क्लासेज एंड मेथड्स आर पार्ट ऑफ द जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। जो टूल्स दिए गए हैं उनको हम बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट, और उसमें जो क्लासेज और मेथड्स हैं उनको हम बोलते हैं जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। वो किसके पार्ट है? जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मीन्स होता क्या है? वैसा इस प्लेस जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स रखे हुए हों। तो ऐसे में जावा का एक लाइब्रेरी है जिसको जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कहते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस और उनके मेथड्स अवेलेबल हैं, हम उनको यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो जितने भी टूल्स हैं यूज़ करने के लिए वो JDK में हैं, और वो जितने भी क्लासेस और मेथड्स हैं वो सब जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में है, ठीक है। और जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API भी बोलते हैं। जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को हम API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस भी बोलते हैं। अब जावा डेवलपमेंट किट में क्या क्या है अब आप देख लीजिए। सबसे पहले है हमारा एप्लेट व्यूअर। एप्लेट व्यूअर का काम नाम से ही समझ में आ रहा है, एप्लेट के थ्रू जो भी कोडिंग किया गया है उस कोड को व्यू करने के लिए हमारे पास एप्लेट व्यूअर का होना ज़रूरी है। ये क्या करता है? इनेबल करता है टू रन द एप्लेट कोड इन आवर सिस्टम। नेक्स्ट है, यानी कि अगर एप्लेट के थ्रू, एप्लेट प्रोग्रामिंग के थ्रू जो हमारा पेज डेवलप हुआ होगा या एप्लीकेशन, उसको अगर एग्जीक्यूट करवाना है हमको अपने सिस्टम में, तो हमारे सिस्टम में एप्लेट व्यूअर को स्टोर करना होगा। अब एप्लेट व्यूअर को अलग से आपको इंस्टॉल नहीं करना है, आप JDK को जब इंस्टॉल कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये सारे टर्म्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे। एप्लेट व्यूअर। नेक्स्ट है जावासी। जावासी इज अ कंपाइलर ऑफ जावा। मैंने अभी बताया था कि जावा सपोर्ट कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ, तो यहाँ पर जावासी इज अ compiler for the Java programming languages, and Java, only Java, JAVA, is a Java interpreter which is used to interpret the source code into the machine code. And Java P is a Java disassembler, है ना। Java P आपका क्या है? Java disassembler है। Java H just as same as the C header files की तरह होता है, बट वो ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है जावा डॉक फॉर क्रिएटिंग HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए जावा डॉक है। और JDB है जावा डिबगर टू डिबग द सोर्स कोड, है ना। सोर्स कोड में कोई एरर आया तो उसको फाइंड करने का काम हमारा JDB का होता है। जावा डॉक का काम होता है HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करवाना, क्योंकि एप्लेट भी बनाइएगा तो वेब पेज जब भी बनाइएगा तो आपको HTML का कोड लिखना ही होगा, और HTML के कोड को सपोर्ट करवाएगा आपका जावा डॉक नाम का जो आपके पास डेवलपमेंट किट में टूल अवेलेबल है वो, ठीक है। जावा पी आपका डिसेंबलर है। डिसेंबलर का काम क्या होता है? विच इनेबल्स अस टू कन्वर्ट बाइट कोड फाइल्स इनटू द प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन। बाइट कोड फाइल को प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट करने का काम हमारा जावा डिसेंबलर कर देता है। तो ये सारे हमारे जावा डेवलपमेंट किट हैं। ये JDK के साथ ऑटोमेटिक ये सारे चीज़ आपको मिल जाते हैं, जिसके कारण आप अपने प्रोग्राम में एप्लेट का भी कोड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं सिस्टम में, और जावा के कोड को, जो सिंपल जावा प्रोग्रामिंग के कोड होंगे वो भी आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, है ना। आपके एरर फाइंड करने के लिए JDB दिया हुआ है, जो जावा डिबगर है, जो एरर फाइंड करके आपको बताते रहेगा अगर कोई एरर आता है तो। और जावा डॉक का यूज़ करके आप HTML के कोड को भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं अपने जावा के प्रोग्रामिंग में। तो ये था आपका जावा डेवलपमेंट किट, जावा एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, अब जावा का कोड कैसे कैसे एग्जीक्यूट होता है उसका एक ओवरव्यू देखिए। सबसे पहले हम लोग जावा में क्या करते हैं, तो जावा का कोड लिखते हैं, तो उसके लिए आपको एक एडिटर चाहिए होगा। अब आजकल एडिटर के नाम पर हम लोग बहुत सारे ऐसे एडिटर्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, जो हमको बहुत सारे शॉर्ट हैंड्स प्रोवाइड कर देते हैं हमारे प्रोग्रामिंग के
तरीके को बहुत इजी बना देते हैं, है ना। ब्लूजे है, ब्लूजे के अलावा आपके पास क्या कहते हैं नेट, ये और भी कुछ हैं, अभी हमको नाम याद नहीं आ रहा। कुछ ऐसे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हैं, आईडी हैं, है ना, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप बोलते हैं उनको, वो आपको मिलेंगे। उस पर आप जावा के कोड को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मतलब कोई भी लीजिए, उसमें आपको एडिटर विंडो मिलेगा जिस पर आपका जावा का कोड लिखना होगा। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। टेक्स्ट एडिटर में आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना सोर्स कोड टाइप करना है। सबसे पहले आपका क्या करेंगे, इसमें हम लोग जावा का सोर्स कोड जो है उस चीज़ को हम यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है। जावा का सोर्स कोड टाइप करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, कंपाइलर को दे देंगे। किसको देंगे, कंपाइलर को, कि आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए, प्रोसेस करके देखिए कोई एरर तो वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर जब कंपाइलर को देंगे तो कौन सा कंपाइलर है जावा के पास, जावा सी नाम का कंपाइलर है, जो कि हमारे सोर्स कोड को कंपाइल करके चेक करेगा कि देयर आर एनी एरर और नॉट, देयर इज एनी एरर और नॉट। अगर एरर नहीं है तो ये कंपाइल करने के बाद इसका एक क्लास फाइल बना देगा। एक क्लास फाइल, हमने पहले एक सोर्स कोड बनाया, ये डॉट जावा नाम से फाइल बनेगा। टेक्स्ट एडिटर में जो हमने फाइल बनाया है, ये फाइल क्या होगा, फाइल नेम डॉट जावा। फिर इसको हम कंपाइल किए जावा सी के थ्रू, तो ये हमको एक जावा का क्लास फाइल बना कर दिया, जावा क्लास फाइल। ये जावा क्लास फाइल हमको बनाकर दे दिया, ठीक है। ये इसका एक्सटेंशन होगा डॉट क्लास, है ना, डॉट क्लास नाम का ये फाइल बनेगा। इसको हम बाइट कोड भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद ये एग्जीक्यूट अभी नहीं हुआ, अभी सिर्फ ये हमको क्लास फाइल बन के मिल गया कि हाँ एरर नहीं था, हमने क्लास फाइल आपको डेवलप करके दे दिया। अब ये एग्जीक्यूट होगा, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर इंटरप्रेटर, ये हमारा जो है, ये है हमारा क्या है, कंपाइलर, ठीक है। अब ये इंटरप्रेटर के पास जाएगा। अब इंटरप्रेटर कौन है, तो जावा, जावा के इंटरप्रेटर का नाम जावा ही है, तो जावा के पास चला जाएगा और जावा इसको फिर वापस से एग्जीक्यूट करेगा और प्रोसेस करवाएगा, है ना। और उससे हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, जावा प्रोग्राम का आउटपुट। क्योंकि अब एग्जीक्यूट हो रहा है हमारे प्रोसेसर में, तो हमको जावा प्रोग्राम का आउटपुट मिल जाएगा। जो भी हमने सोर्स कोड लिखा था उसका आउटपुट हमको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है हमारा, ये क्या है, ये है हमारा इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर है ये। तो सबसे पहले हमने टेक्स्ट एडिटर ओपन किया, उस पर हमने कोड को अपने लिखा, लिखने के बाद उसको हमने सेव किया, सम फाइल नेम विथ डॉट जावा एक्सटेंशन नेम, ये हमारा एक्सटेंशन नेम कहलाता है। डॉट के साथ जो ये लगता है ना, ये वाला पार्ट हमारा एक्सटेंशन नेम कहलाता है, एक्सटेंशन नेम। तो हमने इसको सेव किया डॉट जावा नाम के एक्सटेंशन नेम के साथ। फिर इसको हमने कंपाइलर को दिया, जावा सी नाम के कंपाइलर को, उसने उसको कंपाइल करके क्लास फाइल क्रिएट किया। इफ़ देयर इज़ नॉट अवेलेबल एनी एरर, देन उस क्लास फाइल को हमने इंटरप्रेट करवाया थ्रू द इंटरप्रेटर, यानी कि बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ। ये जो हमारा होता है ये बाइट कोड होता है, ये हमारा क्या होता है, बाइट कोड। और इस बाइट कोड को फिर हमने इंटरप्रेटर के थ्रू से के हेल्प से हमने इसको एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करवाया। ये हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये एग्जीक्यूटेबल कोड भी हम इसको बोलते हैं, और है ना। और ये हमको आउटपुट रिजल्ट मिल जाता है, बिकॉज ये हमारा अब एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस। तो इसमें अब आपका जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में JRE भी हमारे पास अवेलेबल होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में आपका JVM है, जावा वर्चुअल मशीन। इट इज़ अ प्रोग्राम दैट इंटरप्रेट्स द इंटरमीडिएट जावा बाइट कोड। जावा वर्चुअल मशीन जो होता है, इट इज़ अ प्रोग्राम दैट इंटरप्रेट्स द इंटरमीडिएट जावा बाइट कोड एंड जनरेट द डिजायर्ड आउटपुट। यहाँ पर जो आपका ये यूज हो रहा है जावा, जिसको इंटरप्रेटर, यहाँ JVM जावा वर्चुअल मशीन को हम बोल सकते हैं कि जावा वर्चुअल मशीन यूज होता है, जो कि हमारे कोड को, बाइट कोड को इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है और उसका आउटपुट हमको रिजल्ट में दे देता है। तो ये सारा चीज़ था हमारा आपका चैप्टर 2 में, है ना, जो कि अब ख़त्म हो गया, जावा का इवोल्यूशन था। तो अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग
ओवरव्यू यानी कि इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे जावा का, कि जावा का कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोग्राम में, है ना, कैसे हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे, कैसे इसका हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। ये सारा चीज़ हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है जावा को। कैसे इंस्टॉल करेंगे ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सभी लोग अपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर से अब आपका प्रोग्रामिंग का भी कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। तो प्रोग्राम आपको करके देखना होगा कि आपसे प्रोग्राम हो रहा है या नहीं है। शुरू में मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूंगा जावा के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, नोटपैड को हम यूज करेंगे एज ए एडिटर, है ना, टेक्स्ट एडिटर, और नोटपैड में हमने अपने कोड को लिखेंगे और उस कोड को हम लोग इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करवाएंगे थ्रू द डॉक। हमारे पास डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कमांड प्रॉम्प्ट हमारे पास अवेलेबल होता है, उस कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करके हम लोग अपने कोड को एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो बिगिनिंग में मैं ये पढ़ाऊँगा। धीरे धीरे जब आप थोड़े इसके फ्रेंडली हो जाइएगा सभी चीज़ों के, तब मैं आपको कुछ आईडीई पर भी इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किसी आईडीई पर कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत सारे आईडीई हैं, इक्लिप्स भी एक बहुत सुपर आईडीई है आपके जावा के कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। इक्लिप्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। और इक्लिप्स के अलावे आप विजुअल स्टूडियो में भी आपको मिल जाता है जावा के लिए, और भी बहुत सारे हैं। आप नेट पर सर्च कीजिएगा तो आपको बहुत सारे मिलेंगे जो जावा के कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको एक इन्वायरमेंट देते हैं जावा के कोड को लिख कर एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो आप उनको यूज़ करिएगा, बट मैं बिगिनिंग में आपको नोटपैड से ही बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप लोग बुक को परचेज कीजिए, उसको पढ़िए। 2 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया। थ्योरी टाइप का चैप्टर था, आगे भी अभी कुछ पॉइंट आपको थ्योरी टाइप के मिलेंगे कुछ डिस्कस करने के लिए प्रोग्रामिंग में। तो मैं वो लिखते चलूँगा, आप इसको नोट कॉपी में बनाते चलिए या तो बुक परचेज कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।